आचार्य पार्ट 2 के अंतर्गत मल इस टॉपिक को देख रहे थे। उसमें त्रिमल है और उसके बाद जिसको हम अन्नमल के अंतर्गत दो मुख्यतः आते हैं, पुरुष और मूत्र। और जो धातुमल है उसमें अदर मल की गणना की जाती है। तो हमने इसके अंतर्गत अन्नमल को स्टार्ट किया था। पुरुष को हम देख रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पुरुष वह स्रोतस कौन सा होता है, उसके मूल स्थान को कौन से होते हैं, उसके बाद पक्वाशय में पुरुष की उत्पत्ति जो होती है वो किस प्रकार से होती है, पक्वाशय का समान वायु के साथ क्या संबंध होता है, पुरुष धरा कला कहाँ होती है, और एक्चुअल जो स्टेप वाइज पुरुष पक्वाशय के अंतर्गत कटु अवस्था पाक से पूर्णतः पुरुष में किस तरीके से परिवर्तित होता है यह देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि गुद का इम्पोर्टेंस क्या है, पुरुष का प्रमाण कितना है, और पुरुष के घटक द्रव्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमने देखा था। आज हम इसके आगे के पॉइंट को देखेंगे कि पुरुष से उत्सर्जित घटक, पुरुष से जो घटक उत्सर्जित होते हैं वो कौन से होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो 6 इसमें बताए गए हैं इसके अंतर्गत। तो पहला जो है वो कहा गया है कि न पचे हुए अन्न के घटक या अपाचित अन्न घटक। तो जो आहार घटक का पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, वो हमें पुरुष में मिलता है। अब जो आहार घटक पाचित नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो जो भी हम आहार घटक ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन होना चाहिए। अगर डाइजेशन नहीं होता है, इसका मतलब है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अग्नि की विकृति है, जठर अग्नि की या फिर पंचभूतिक अग्नि की, या फिर जो सिक्रेशंस हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है, कोई ना कोई गड़बड़ होती है, तब जाके आहार का पाचन ठीक से नहीं होता है। ये एक बात होती है। वो पार्ट विकृति की तरफ जाता है। पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर आता है कि ऐसे घटक जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते ही नहीं, मतलब जिसका डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो हम एग्जांपल देखेंगे, जो कैस्टर ऑयल होता है, एरंड तेल होता है, तो अगर डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, मल का निष्कासन प्रॉपर वे से नहीं होता है, तो उसको लिया जाता है। तो उसकी टेंडेंसी और प्रॉपर्टीज ये होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। ओके, लेकिन वो अपना काम कर जाता है। हमने उसको माउथ से लिया तो आयनस से निकल जाता है, लेकिन उस दरम्यान जो स्लिपरीनेस क्रिएट करना है मल को और जो पक्वाशय है उसके अंतर्गत वो क्रिएट करता है, उसकी वजह से मल का शरीर के बाहर निष्कासन हो जाता है। इस प्रकार के जो घटक है उसका डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो इंडियन कोबरा है, यानी नाग जो होता है, उसका विष अगर आपने पी लिया और आपकी माउथ में और डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं जीआईटी में अगर अल्सर नहीं होता है, तो वो पीने के बाद भी वो जैसे आप ग्रहण करोगे वैसे एनालिसिस निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। अगर सांप आपको डसता है तो ब्लड में वो चला जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद जो कोबरा का विष होता है वो न्यूरोटॉक्सिक है। 1/2 आवर में आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है, अल्सर होगा तो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी किसी प्रकार की ओपनिंग नहीं है, अल्सर नहीं है, इसका मतलब तो उसके मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिस चीजों का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बनी ही नहीं है उस चीजों को पचाने के लिए, तो वो चीजें नहीं पचती है। तो इस प्रकार की चीजें एक तो पचाने लायक चीज है, फिर भी वो हमें अपचित रूप में मिलती है।
या फिर कोई ऐसी चीजें होती है जो हमारे पाचन करने की योग्य नहीं होती है, वो मल के द्वारा निकल जाती है। अगर अपायकारक होगी तो शरीर में अपाय करेगी, लेकिन वो अगर अपायकारक नहीं होगी, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। तो हमें अपाचित घटक मिलते हैं, और इस चीजों के ऊपर से भी हमें पता चलता है कि कोई ना कोई विकृति अंतर्गत हो सकती है। उसके बाद नंबर 2, हमें इस पॉइंट में मुख्यतः ये बताया गया है कि पुरुष में पुरुष तो निकलता है, लेकिन पुरुष के सिवाय, पुरुष के अलावा कौन कौन सी चीजें हमें पुरुष में पाई जाती है, इसका वर्णन किया गया है। तो सेकंड बताया गया है कि मज्जा मल। तो मज्जा का मल आपको पता है, मज्जा का मल जो होता है वो विट स्नेह होता है, तो वो उसके साथ निकलता है। उसके कारण पुरुष मृदु होता है, और पुरुष के जो विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो मज्जा मल के द्वारा सहजता से होती है। मुख्यतः ये जो होता है सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ मल को बांधने के लिए काम में आती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, मेद धातु का स्नेह। मेद धातु का स्नेह जो होता है वो पुरुष के साथ बाहर निकलता है, उसके वजह से जो पुरुष प्रवृत्ति होती है वो स्निग्ध होती है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, जो मेदसार जो व्यक्ति होती है उन्हें मलाष्टवम्ब नहीं होता। ओके, मलाष्टवम्ब यानी जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो मेदसार व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका जो मल होता है वो मुख्यतः स्निग्ध होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट कहा गया है कि मल रंजक पित्त। मल रंजक पित्त यानी मल को रंजन करने वाला पित्त। तो आपको ये जो रंजन करने वाला पित्त होता है, तो पुरुष को पित्त वर्ण जो प्राप्त होता है वो मल रंजक पित्त के द्वारा दिया जाता है। अगर मॉडर्न के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लीवर से जो बाइल निकलता है उसमें से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में उसका कन्वर्जन होकर बिलीरुबिन यूरिन में जाता है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो मल में आता है। तो जो उसका स्पेसिफिक येलोविश कलर फिकस को मिलता है वो ड्यू टू बिलीवर्डिन की वजह से मिलता है। अगर मल का जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, वो अगर पीला नहीं है, इसका मतलब बिलीवर्डिन उसमें मिक्स नहीं हुआ है। अगर रुद्धपत्तक अम्ल हो जाती है, यानी जो ट्रैक होता है जिससे बाइल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है वही नहीं आ पाता है, तो उस वक्त मल जो होता है व्हाइटिश ब्लैकिश निकलता है, बॉडी में पीलापन बढ़ जाता है, लेकिन मूत्र और जो मल होता है उसमें नहीं आ पाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो जो पित्त मिलता है वो बाइल की वजह से मिलता है, तो उसको मल रंजन करने वाला पित्त कहा जाता है, वो भी मल में हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है पानी। तो उसमें वाटरी कंटेंट तो होता ही है, मल पूरी तरीके से पार्थिव महाभूत प्रधान है, लेकिन उसमें जल महाभूत होता ही है। नेक्स्ट है वायु। तो निर्मिति कटु अवस्था पाक के कारण, तो जब कटु अवस्था पाक निर्माण होता रहता है तो वहां पे वायु की निर्मित होती है। आपको पता है ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे गैसेस का क्रिएशन होता है। ओके, तो एक्सेप्ट पुरुष, ये 6 घटक भी हमें पुरुष के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आहारीय द्रव्यों का विपाक व पुरुष। इसके लिए एक श्लोक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9/20, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 90वें अध्याय का 20वां श्लोक। जाठर अग्नि नाम योगाद उदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृता। इसका अर्थ कि जाठर अग्नि के सहयोग से जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होते हैं उसे विपाक कहते हैं। तो ये विपाक की व्याख्या है।
हम जब आहार ग्रहण करते हैं, जठर अग्नि के द्वारा उसका पाचन हो जाता है और उसका आहार रस में कन्वर्जन होता है। लेकिन आहार रस में उसका परिवर्तन होने के पूर्व वो मधुर अवस्था पर, अम्ल अवस्था पर, कटु अवस्था पर, इस अवस्थाओं से गुजर के आहार रस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है 6 रसों का, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन 6 रसों का परिवर्तन मधुर, अम्ल और कटु इन 3 विपाकों में होता है। ये जो परिवर्तन होता है उसी को विपाक कहते हैं। ओके, और ये 6 रस का जो 3 विपाकों में परिवर्तन होता है उसकी वजह से पुरुष के ऊपर उसका क्या परिणाम होता है ये हम देखेंगे। तो विपाक का पुरुष पे होने वाला परिणाम, तो कौन से रस से कौन सा विपाक बनता है और उसके वजह से पुरुष की जो हमें मिलता है वो किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार की उसकी कंसिस्टेंसी होती है देखते हैं। तो एक चार्ट के रूप में हम देखेंगे कि रस, विपाक और पुरुष के ऊपर होने वाला परिणाम। तो मधुर और लवण रस, मधुर और लवण रस का जो विपाक होता है वो होता है मधुर, और पुरुष के ऊपर उसका जो परिणाम होता है वो होता है सुष्ट, विट, मूत्र। इसमें दोनों की चीजें होगी, ये परिणाम विट के ऊपर भी होगा यानी पुरुष के ऊपर भी होगा और मूत्र के ऊपर भी होगा। तो सुष्ट, विट और मूत्र। अब सुष्ट क्या होता है? तो सुष्ट का मतलब होता है पुरुष उत्सर्जन सहजता से होकर पुरुष शरीर में जमा नहीं रहता। जो पुरुष का उत्सर्जन शरीर से होता है वो जब सहजता से होता है, किसी प्रकार के एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ता है, नेचुरली हो जाता है, और वो शरीर में कहीं भी चिपका नहीं रहता है, उसका एक कंसिस्टेंसी बन के, उसका एक फॉर्मेट बन के वो पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं सुष्ट विट। तो मधुर विपाक जब होता है तो सुष्ट, विट और मूत्र इस प्रकार से शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद अम्ल रस की वजह से अम्ल विपाक की निर्मित होती है और उस वक्त सुष्ट, विट व मूत्र सेम चीज होती है। अम्ल विभाग में भी हमें वही दिखता है, जो पुरुष के ऊपर उसका परिणाम वही होता है, सुष्ट, विट और मूत्र की निर्मित होती है। उसके बाद थर्ड कटु, तिक्त, कषाय, इन 3 रसों की वजह से पक्वाशय में कटु विपाक होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो कटु विपाक हमें प्राप्त होता है और उससे जो मल मिलता है वो ऊपर में जो बनता है उसके कॉन्ट्रास्ट होता है, बद्ध, विट व मूत्र। अब बद्ध का मतलब क्या होता है? बद्ध का मतलब होता है कि पुरुष का उत्सर्जन सहजता से न होकर पुरुष शरीर में जमा रहता है। तो पुरुष जो हमारे बॉडी से निकलता है कटु विपाक के कारण, तो सहजता से नहीं होता है, उसके लिए इफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की तरह, और पूरी शरीर में जमा रहता है, वो चिपक जाता है उसके वॉल्स को। तो इसीलिए अगर कटु रसात्मक चीजें, कटु विपाक जिससे कटु, तिक्त, कषाय, इन रसों का आहार अगर हम ज्यादा ग्रहण करते हैं तो उसकी वजह से कटु विपाक बनेगा और उस वक्त मल की जो निर्मित होती है वो बद्ध बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो आहार होता है वो षड रसात्मक होना चाहिए। षड रसात्मक अगर आहार होता है तो मल की निर्मित योग्य मात्रा में और उसका निष्कासन भी बॉडी से योग्य तरीके से होता है। ओके, तो ये था आहार्य द्रव्यों के विपाक का पुरुष पे होने वाला परिणाम। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो इस अध्याय का मेन पार्ट हम कह सकते हैं। इस अध्याय के 3 मुख्य पार्ट हैं। एक कि पुरुष की निर्मित किस प्रकार से होती है, पुरुष के कार्य कौन से होते हैं और पुरुष में विकृति कौन सी होती है। तो ये इनके ऊपर मुख्यतः लेके पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे पुरुष के कार्य। तो रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/5, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, अवष्टंभ पुरुषस्य।
तो ये जो श्लोक है इसमें पुरुष के बारे में भी वर्णन है, मूत्र के बारे में भी वर्णन है, श्वेत के बारे में वर्णन है। ये तीनों भी एक साथ आते हैं, इसीलिए इनको त्रिमल कहा जाता है। और एक साथ इसीलिए आते हैं क्योंकि ये मुख्य मल है। ओके, तो हम अष्टावृदय में भी देखेंगे या फिर सुश्रुत संहिता में भी देखेंगे तो इन तीनों का वर्णन एक साथ हमें मिलता है। तो इस श्लोक में तीनों का भी वर्णन है, लेकिन हम जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड वो देखेंगे। तो उसमें कहा गया है अवष्टम्भ पुरुष। अब अवष्टम्भ का मतलब क्या होता है? अवष्टम्भ का मतलब होता है बल की रक्षा करना, मलाशय को स्वस्थ रखना, वायु तथा अग्नि का धारण करना या फिर उसको आधार देना। तो बल की रक्षा करना, अब इस पॉइंट को हम शॉर्टली देखते हैं और इसका पूर्णतः वर्णन हमें आगे मिलेगा, आगे के श्लोकों में या फिर आगे हम उसका वर्णन देखेंगे। बल की रक्षा करना, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बार बार दिया है, राजयक्ष्मा का हमने एग्जांपल देखा था। तो राजयक्ष्मा में क्या होता है, मल का ही रक्षण करना पड़ता है। अगर मल का उसके शरीर से निष्कासन हो जाता है तो उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, तो हमें वहां पे उसके मल का रक्षण करना पड़ता है। मल का रक्षण करने की वजह से अगर वो व्यक्ति जीवित रहता है, इसका मतलब वो मल ही उसकी रक्षा कर रहा है। इसीलिए अवष्टम्भ ये कार्य भी आवश्यक होता है, इसीलिए बल की रक्षा करना। सेकंड, मलाशय को स्वस्थ रखना। मलाशय का कार्य होता है मल बनना और उसके बाद उसका निष्कासन करना। फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं बनता है तो फैक्ट्री की मशीन्स खराब हो जाएगी। जैसे बाइक हम चलाते हैं, तो अगर हम बाइक या कार को ज्यादा दिन वैसे ही रखते हैं, उसे चलाते नहीं है, तो वो खराब हो जाती है, उसमें रोलिंग नहीं रहता है, तो वर्कआउट प्रॉपरली नहीं करता है। उसी प्रकार से मलाशय का कार्य जो होता है वो होता है मल को निर्मित करना। अगर वो कार्य वहां पे नहीं होगा तो मलाशय स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसीलिए अवष्टम्भ का दूसरा मीनिंग ये भी कहा गया है कि मलाशय को स्वस्थ रखना। उसके बाद वायु तथा अग्नि का धारण करना। तो वायु और अग्नि का धारण करने के लिए ये अर्थ होता है कि वायु की तो निर्मित भी वहां पे होती है, और जो वायु की निर्मित होती है उसकी वजह से शरीर की वायु का संतर्पण होकर जो ज्यादा मात्रा में वायु होता है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। अग्नि, तो आप यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म की तरह होता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से उल्टा परिणाम क्या होगा, आपके दीपन और पाचन पे होगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, किसी दिन आपका अगर मल प्रॉपरली नहीं निकलता है, लैट्रिन प्रॉपरली नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, गौरवता आ जाती है। उसका उल्टा परिणाम ये होता है कि दीपन नहीं होता है, यानी आपको भूख नहीं लगती है, यानी अग्नि की मंदता हो गई। ओके, फिर भी आहार ग्रहण भी कर लिया जाता है, उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, तो डिपेंडेंसी है। अगर यहाँ पे विकृति हो गई तो वो उल्टा स्टार्टअप पे विकृति हो गई। तो ये एक चक्रव्यूह की तरह है। ये पूरी जो प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस में कहीं भी विकृति आ गई तो पूरी का पूरा जो चक्रव्यूह होता है वो रुक जाता है। इसीलिए मल का निष्कासन प्रॉपरली नहीं होगा तो दीपन पाचन नहीं होगा। तो इसीलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में अगर मल प्रॉपरली नहीं निकलता है तो भूख भी नहीं लगती। तो ये पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि इस प्रकार का कार्य होता है। इसीलिए अग्नि का धारण करना भी कार्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग निकल के आते हैं अवष्टम्भ के। अब उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पुरुष का अवष्टम्भन यह कार्य अतिसार इस व्याधि में दिखता है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अतिसार व्याधि में क्या हो जाता है, ज्यादा मात्रा में मल के साथ जल आता है। अतिसार में पतले दस्त पुनः पुनः आकर मनुष्य दुर्बल हो जाता है, अपितु मूर्छित भी हो जाता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में अगर उसके मोशंस आते रहेंगे तो पहले तो व्यक्ति वीक हो जाएगा और उसके बाद उसको हो सकता है कि वो मूर्छित हो जाए, यानी वो अनकॉन्शियस हो जाए।
अतिसार व इसके जैसे अन्य व्याधि का विकृति के कारण पुरुष विकृत होकर शरीर धारण का कार्य नहीं हो पाता है। अगर किसी भी कारण, अब ये तो एक एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से कोई भी अगर व्याधि होती है और उसके कारण अगर मल विकृत हो जाता है, पुरुष अगर विकृत हो जाता है, तो उसके कारण शरीर का जो धारण कार्य होता है ज्यादा मात्रा में अगर पुरुष शरीर से निकल जाएगा, निकलना तो लाजमी हो तो निकलना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। वो पृथ्वी के साथ साथ अपने साथ आपको भी लेके जा रहा है। ओके, तो इसके कारण क्या हो जाता है, शरीर की ताकत निकलती जा रही है, इसीलिए शरीर का जो धारण कार्य जो होता है, अवस्टमन यानी धारण भी, तो ये धारण कार्य वहां पे नहीं हो पाता। अब हम इसी चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए सुश्रुत संहिता का एक श्लोक देखते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। पुरुषम उपस्तंभ वायो अग्नि धारणम च, अर्थ होता है कि पुरुष शरीर का उपस्तंभ यानी अवष्टंबन तथा वायु और अग्नि का धारण करता है। वो उन्होंने मुख्यतः इस पॉइंट के ऊपर जोर दिया है कि जो उसका अवष्टंबन कार्य होता है, यहाँ पे उसको उपस्तंभ ये पर्याय दिया गया है, उसके द्वारा वायु और अग्नि का धारण किया जाता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है कि वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुष का वायु धारण कार्य। अन्नमल इस स्वरूप में जब पुरुष की उत्पत्ति होती है, तब पक्वाशय में वायु की भी अल्प मात्रा में उत्पत्ति होती है। अब आपको पता है कि जिस वक्त कटु अवस्था भाग होता है, वो अवस्था भाग होते होते मल की निर्मित पक्वाशय में हो जाती है, और उसी वक्त अल्प मात्रा में वहां पे वायु की उत्पत्ति होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। पुरुष जितने कम मात्रा में उत्पन्न होगा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में वायु की निर्मित पक्वाशय में होती है। अब पुरुष की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उस वक्त वायु की मात्रा वहां पे बढ़ जाती है। पक्वाशय के वायु वृद्धि व क्षय का परिणाम शरीर में स्थित इतर वात स्थान पर होता है। अब शरीर में निर्मित होने वाला यहाँ का जो वात है, वो बाकी वातों के ऊपर नियंत्रण करता है एक प्रकार से, क्योंकि वो उसका संतर्पण करता है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में निर्मित हुआ तो भी शरीर के वात स्थान के ऊपर उसका परिणाम होगा, कम मात्रा में हुआ, क्षय भी हुआ तो भी उसके शरीर के वात स्थानों के ऊपर परिणाम होगा। योग्य मात्रा में वात की निर्मित पुरुष की उत्पत्ति पर निर्भर होने के कारण वायु धारण यह पुरुष का महत्वपूर्ण कार्य है। अब इस यहाँ पे वही कहा गया है कि वात की निर्मित योग्य मात्रा में होनी चाहिए, और वात की निर्मित योग्य मात्रा में होना ये पुरुष की उत्पत्ति के ऊपर निर्भर है। पुरुष कम मात्रा में होगा तो वायु ज्यादा निर्माण होगा, पुरुष ज्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो वात कम मात्रा में होगा, तो उसकी जो निर्मित होती है वो डिपेंड ऑन पुरुष पे होती है। तो इसीलिए पुरुष के ऊपर अगर वायु का कम बनना है ज्यादा बनना अगर डिपेंड होता है तो, और उसका परिणाम हमारे शरीर के पूरे वात स्थान के ऊपर होता है, वात दोष के ऊपर होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि वायु धारण यह पुरुष का महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, नेक्स्ट कहा गया है पुरुष का अग्नि धारण कार्य। अनियमित मल प्रवृत्ति यह अन्न पचन का प्रमुख लक्षण है। ये तो एक लाइन में सीधा सीधा यहाँ कह दिया गया है कि नियमित मल प्रवृत्ति अगर होती है तो अन्न पचन प्रॉपरली हो रहा है, ये उसका एक द्योतक है। अगर मल प्रवृत्ति ठीक हो रही है इसका मतलब जो हमारा पाचन है वो ठीक है, अगर मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो रहा है इसका मतलब पाचन प्रॉपरली नहीं हो रहा है।
योग्य मात्रा में, योग्य समय पे, योग्य तरीके से मल अगर शरीर से बाहर निष्कासित होता है, इसका मतलब हमारा डाइजेशन ठीक है। लेकिन अयोग्य मात्रा में, अयोग्य समय पे, अयोग्य तरीके से जो मल मिलता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिफेक्टेड है, इसका कारण होता है। तो ये क्यों होता है ये हम इससे पहले देख चुके हैं, अग्नि के ऊपर उसका परिणाम होता है, ये तो फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो इस प्रकार से वो अग्नि को भी धारण करता है। इसके श्लोक में ऐसा कहा गया है कि आंतों के अंदर कुछ सूक्ष्म मल रहता है जो शरीर का धारण करता है। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह होता है, ये उस वक्त तो उनको वहां पे पता नहीं था, ये इकोलाई की फैमिलीज होती है, लेकिन उनको ये बातें पता थी, ऐसी कोई ना कोई चीज वहां पे होती है जिसकी वजह से सूक्ष्म मल, उसको सूक्ष्म मल उन्होंने कहा है, ऐसी कुछ चीजें होती है उसकी वजह से वायु की निर्मित होती है। और अगर पुरुष कम बने तो वायु ज्यादा बनता है, वायु कम तब होगा जब पुरुष की निर्मित ज्यादा होती है। तो ये बातें उनको पता थी। तो ई कोलाई कोलाई की जो फैमिली है वो भी अगर डिस्टर्ब किसी वजह से हो गई तो उसकी वजह से भी शरीर में बहुत बार विकृति होती है। तो उसका कार्य प्रॉपर वे से चलते रहते देना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। ओके, तो उसको प्रॉपर वे पे जो रॉ प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो अगर मिलता रहेगा तो उसका कार्य योग्य तरीके से चलता रहेगा। अब हम एक और श्लोक देखते हैं जिसके ऊपर से इन चीजों को और क्लैरिफाई किया गया है, या फिर पुरुष प्रॉपर वे से निकल चुका है, ये हम कैसे समझेंगे। रेफरेंस है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 11/45, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता शुद्ध पिपासा जीर्ण आहार से लक्षण। ये नोन श्लोक है। ये श्लोक कोष्ठ परिशन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें कहा गया है कि शुद्ध उद्गार यानी जो डकार होती है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के खाए हुए मल की स्मेल नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। और मल जब शरीर के अंतर्गत पाचन हो जाता है, डाइजेशन का कार्य समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद ब्लड की क्वांटिटी डाइजेस्टिव सिस्टम से मसल की तरफ चली जाती है, क्योंकि डाइजेशन का काम पूर्ण हो चुका है, तो उत्साह उत्पत्ति हो जाती है। ओके, तो हमने आहार ग्रहण करने के बाद हमें सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि ब्लड जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मैक्सिमम चला जाता है वहाँ के कार्य करने के लिए, इसके लिए वो सुस्ती हमें आती है, आलस हमें आता है। जब ये कार्य समाप्त हो जाता है तो ब्लड मसल की तरफ चला जाता है, इसीलिए फिर से उत्साह की उत्पत्ति होती है। नियमित मल प्रवृत्ति विसर्जन, अगर प्रॉपरली मल बनेगा तो मल और मूत्र इसका विसर्ग योगोत्सर्ग शरीर से बाहर होगा और उसकी वजह से लघुता प्राप्ति होगी, यानी हल्कापन हमें लगेगा। प्यास व भूख वक्त पर लगना, अब मल शरीर से निकल चुका है तो उसके वजह से दीपन होगा और दीपन होने की वजह से हमें प्यास और भूख, ये जो अधारणीय वेग शुद्ध और पिपासा ये लग जाते हैं योग्य समय पे। यह अन्न पचन व्यवस्थित होने के लक्षण है। विदाउट एनी एग्जामिनेशन इन लक्षणों के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे से हो रहा है, ये उसके लक्षण होते हैं। ये इस श्लोक में बताया गया है। अग्नि का पचन कार्य व्यवस्थित होता होगा तभी सारकट्य विभाजन और पुरुष विसर्जन नियमित होगा। अगर अग्नि का पाचन का अगर कार्य ठीक तरीके से हो रहा है, अगर अग्नि सभी प्रकार की अपने योग्य तरीके से कार्य कर रही है, तभी सार और किट्ट का विभाजन जो होता है अन्न मल की निर्मित के वक्त और धातु मल की निर्मित के वक्त भी सार और किट्ट का जो विभाजन जो होता है वो पुरुष विसर्जन नियमित होगा।
अगर पाचन कार्य ठीक से होगा तभी सार्कट्य विभाजन योग्य तरीके से होगा और तभी पुरुष की निर्मित योग्य तरीके से बन के उसका शरीर के बाहर विसर्जन होगा योग्य तरीके से ही। नियमित व योग्य प्रमाण में पुरुष उत्पत्ति व पुरुष उत्सर्जन अग्नि का पचन व शोषण कार्य व्यवस्थित शुरू रहने का लक्षण है। रेगुलरली और उसकी जो क्वांटिटी होती है पुरुष की वो भी ओके योग्य मात्रा होनी चाहिए। पुरुष की अगर उत्पत्ति होती है और उसका उत्सर्जन होता है तो इसका मतलब अग्नि का पचन व शोषण ये कार्य व्यवस्थित शुरू रहने का लक्षण है। तो हमारा डाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो रहा है, ये हमें पता चलता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि योग्य निर्मित और विसर्जन में, तो निर्मित हो गई इसका मतलब पूरा कार्य नहीं हुआ है। अगर योग्य मात्रा से मल बनता है तो वो विसर्जित भी इजीली शरीर के बाहर हो जाएगा। अगर मल प्रॉपरली क्रिएट नहीं होता है तो उसका विसर्जन भी शरीर से इजी वे में नहीं होता है। इसीलिए बनने के बाद उसका प्रॉपरली शरीर के बाहर विसर्जन भी होना चाहिए। ये दिखाता है कि अग्नि का कार्य योग्य तरीके से चल रहा है, पाचन का कार्य हमारे शरीर में ठीक से हो रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में ठीक से हो रही है, दीपन और पाचन योग्य तरीके से हो रहा है। दीपन और पाचन डिपेंड होता है मल विसर्जन के ऊपर और मल विसर्जन डिपेंड होता है दीपन पाचन के ऊपर। तो मैंने कहा था ये चक्र है, ये चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। और सर्वोपि मंदाग्नि, तो अग्नि अगर मंद नहीं रहेंगी तो ये जो चक्रव्यूह होता है जिसके ऊपर हमारे शरीर चल रहा है वो योग्य तरीके से चले। विशेषकर अग्नि का शोषण कार्य पुरुष उत्पत्ति पर उत्सर्जन क्रिया पर से समझ लेना चाहिए। अग्नि का जो शोषण कार्य होता है वो हम देख तो नहीं सकते नेकेड आई से, और उस वक्त तो इस प्रकार की कोई एग्जामिनेशन नहीं थी। तो अग्नि के द्वारा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो सकिंग होता है, जो ऑब्जर्प्शन होता है सार का, शोषण कार्य जो होता है वो पुरुष की उत्पत्ति वो उत्सर्जन क्रिया से समझता है। तो वो कितनी क्वांटिटी में बना है, कैसा बना है, किस तरीके से उसका उत्सर्जन हो रहा है, कब हो रहा है, ये अगर प्रॉपरली है तो हम समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता है। मैंने आपको कल भी कहा था हाँ इसके प्रीवियस लेक्चर में कि जो उसका धारण कार्य होता है ओके ये, और हमें मल के ऊपर से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि उसको क्या विकृति है। तो ये इस प्रकार की बातें पता चलती है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर चल रही है। जैसे अग्नि का शोषण कार्य विकृत होने पर द्रवमल प्रवृत्ति होती है। अगर अग्नि का शोषण कार्य किसी कारणवश अगर खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो द्रवमल प्रवृत्ति होगी। एक एग्जाम्पल डायरिया हो जाता है उस व्यक्ति को। अग्नि का शोषण उपचन कार्य विकृत होने के कारण मल प्रवृत्ति पिछिल होती है। ओके तो अब शोषण कार्य में विकृति हो रही है, यानी जो लिक्विड सक कर लेना चाहिए वो नहीं होगा, तो सक नहीं होगा तो मल के साथ बाहर आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, पाचन कार्य बिगड़ गया है, उसकी वजह से मल प्रवृत्ति जो होगी वो पिछिल होगी। पिछिल तो उसमें रहेगा, चिपचिपा बन रहेगा, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में आव कहते हैं, और वो विकृत मल का लक्षण होता है। पुरुष उत्पत्ति उत्सर्जन प्रक्रिया के ऊपर से समान वायु, अपान वायु, अग्नि के शोषण कार्य का अनुमान कर सकने के कारण वायु धारण व अग्नि धारण यह पुरुष की कार्य है। ओके तो हमें यहाँ पे ये बातें समझ में आती है कि पुरुष
की निर्मित अगर प्रॉपर वे में हो रही है और उसका निष्क्रमण योग्य तरीके से हो रहा है, ये हमें समान वायु, अपान वायु, अग्नि का जो शोषण कार्य होता है वो ये योग्य तरीके से हो रहा है, इसका हमें अनुमान आ जाता है कि ये मल अगर योग्य मात्रा में योग्य समय पे योग्य तरीके से निकल रहा है तो इसका मतलब ये वायु, समान वायु, उसके बाद फिर अपान वायु, ये शरीर में योग्य तरीके से कार्य कर रहे हैं। अग्नि का जो शोषण कार्य है वो भी शरीर में योग्य तरीके से हो रहा है, ये हमें समझ में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंस है पुरुष का, कि पुरुष से अगर वहां पे विकृति हो गई तो शरीर में क्या क्या विकृति होती है और उसकी वजह से हमें क्या क्या समझ में आ सकता है कि क्या विकृति हुई है और नहीं। इसीलिए कहा था कि मल परीक्षण जो होता है वो आयुर्वेद हो या मॉडर्न, दोनों में उसको बहुत महत्व दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुष विकृति। तो यथा योग्य आहार और पुरुष वेग धारण यह पुरुष विकृति के प्रमुख कारण होता है। ओके, अगर हमने अयोग्य आहार का ग्रहण किया, अतः योग्य नहीं, अयोग्य आहार का हमने ग्रहण किया, तो अयोग्य आहार में बहुत लंबी लिस्ट है अभी। गलत चीज, फास्ट फूड, जंक फूड, हमारे डाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं ऐसी चीजें, ज्यादा हेवी चीजें, विकृत रस की चीजें, बासी चीजें, सभी प्रकार की चीजें उसके अंतर्गत आ जाएगी। अयोग्य आहार रहेगा वो पुरुष वेग धारण। ओके, तो वेग धारण जो है अधारणीय वेग के अंतर्गत भी आता है, इसको धारण नहीं करना चाहिए। वेग जो होता है पुरुष का वो अधारणीय होता है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की चौथा अध्याय जो है रोगात्पादनीय, ओके, इस अध्याय में तो उसका डिटेल वर्णन आप देख ही चुके होते हैं। अगर हम मल वेग का निरोध करते हैं तो वहां पे लक्षण बतलाए गए हैं कि पिंडलियों में ऐंठन होती है, प्रतिशाय होता है, सिर में पीड़ा होती है, उद्गार ज्यादा मात्रा में आती है, परिकृति का व्याधि उत्पत्ति हो जाती है, हृदय की जो गति होती है उसमें रुकावट आ सकती है, मुख से मल निकलना, इस प्रकार का लक्षण भी रोगानुपादनीय में बताया गया है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है अगर हम पुरुष वेग को धारण करते हैं। तो पुरुष विकृति जो होती है वो होती है अयोग्य आहार और पुरुष वेग धारण, ये पुरुष विकृति के प्रमुख कारण होते हैं। तो पुरुष विकृति भी धातु की तरह ही होती है, पुरुष रुद्धि और पुरुष क्षय। तो ये हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे के। तो पुरुष रुद्धि और पुरुष क्या होती है, कैसे होती है, उसके लक्षण क्या है, उसके बाद पुरुष क्या होता है, ये चीजें तथा उसकी चिकित्सा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा था कि पुरुष से उत्सर्जित जो घटक होते हैं 6, वो कौन से होते हैं, उसका विवरण देखा था। उसके बाद फिर आहार्य द्रव्यों का विपाक और पुरुष इसका क्या संबंध होता है, उसके बाद पुरुष के कार्य आज हमने डिटेल में देखे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम पुरुष विकृति इस पॉइंट को लेंगे। तो आपको समझ चुका होगा। थैंक यू।